ओके। सो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम समझने वाले उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या संघटनात्मक गुण। ओके। किस पे डिपेंड करते हैं ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये शायद चार प्रॉपर्टीज है और चारों की चारों प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब कितने पार्टिकल सॉल्यूट के विलय विलय के कितने पार्टिकल्स हम एक सॉल्वेंट में या फिर विलायक में डाल रहे हैं उस पे डिपेंड करते हैं, ना कि उनके नेचर पे नहीं डिपेंड करते हैं, याद रखना। अगर आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है कि नेचर या उनकी प्रकृति पे डिपेंड ना करते हैं, उनकी संख्या पे निर्भर करता है। ऐसे गुण जो विलयन में घुले पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पे। ये हमारी हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़नी है वो है वेपर प्रेशर लोअरिंग, वाष्प दाब में कमी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, उबलने की बिंदु में वृद्धि, जमा बिंदु में कमी या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और एकदम आखिरी में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या कुल चीजें। सो सबसे पहले हमने चीज देखी कि वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन देयर टाइप और नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा चीज, मोर द पार्टिकल ग्रेटर इफेक्ट ऑन कॉलिगेटिव, मतलब जितने ज्यादा आपके पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा। यूजफुल इन डिटरमाइनिंग मोलर मास एंड प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंस। ओके, एक एक करके पूरी चारों को पढ़ते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद द वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग, वाष्प ताप में कमी। कैसा होता है कि जब मैं एक नॉन वोलेटाइल, ऐसा जो कि गैर वाष्पशील हो, मतलब धुआं या भाप नहीं बनेगा, ऐसा सॉल्यूट या फिर विलेय किसी सॉल्वेंट में डालता हूं तो उसके कारण क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर है, जो उसका वाष्प दाब है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो अगर मैं नॉन वोलेटाइल यहां पे लिख देता हूं, आपके काम में आएगा, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या फिर गैर वाष्पशील विलयक डालता हूं तो उसके कारण आपका जो वेपर प्रेशर लोअरिंग है या फिर आपका जो क्या वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल जो आपके विलायक है वो क्या करते हैं, दे रेड्यूस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस। सरफेस पे क्या हो जाता है, जो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट पे मैंने ये कोई सॉलिड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो कि नॉन वॉलेटाइल है, गैर वाष्पशील है, तो उससे क्या होगा, जो आपका इसके कारण बनने वाली वाष्प है वो आप जितने ज्यादा मैं डालते जाऊंगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इसमें जो मॉलिक्यूल है धीरे धीरे कैसे हो रहे, कम हो रहे। वेपर स्केप नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ाई तब इससे जो वेपर बाहर जाने वाली थी, जो वाष्प बाहर जाने वाला था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होता है सर फॉर्मूला? तो रॉल्ड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्ड का नियम हर जगह अब काम करेगा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वो होता है पी ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उसका प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल भिन्न या फिर जो भी फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनटू जो आपका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, और कुछ नहीं। ठीक है, ये आया। दूसरी चीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब कि किसके कंपैरिजन में, प्योर वाले के कंपैरिजन में कैसे करेंगे, तो आपका आएगा P माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो जब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट से निकाल रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट से निकाल रहे हैं। क्या है इसकी इंपॉर्टेंट बात है, वेपर पॉइंट, वो वेपर प्रेशर लोअरिंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने पढ़ लिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, ये भी हमने देख लिया, और मोलर मास निकालने में हेल्प करती है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उबलने के बिंदु में वृद्धि। कैसे करोगे? अगेन, व्हेन अ non-volatile solute it dissolve in a solvent, the boiling point of the solution becomes higher। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने एकदम शुद्ध पानी को बढ़ा रहे हो यानी उबाल रहे हो, तो शुद्ध पानी को उबालने में आपका जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबल जाएगा, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो इस पे वो
वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। बट अगर मान लो मैं उसमें कुछ और इम्प्यूरिटी डाल देता हूँ पानी में, तो अब उसको हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो 110 पे उबलेगा। अगर मैं और ज्यादा इम्प्यूरिटी डालता हूँ तो वो हो सकता है 120 पे भी चल जाए। तो इसके कारण जितने ज्यादा मैं इम्प्यूरिटी डाल रहा हूँ उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालता हूँ तो उसके कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो बीपी है, वो बढ़ जाता है प्योर सॉल्वेंट, प्योर के कंपैरिजन में। जब किसी विलायक में गैर वाष्पशील विलयक घुलता है तो विलयन का उबलने का तापमान शुद्ध विलायक से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? ये इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो आपका वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। हमने अभी पढ़ा था, वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है, और जो आजू बाजू द हाइयर द टेम्परेचर इज नीडेड फॉर द वेपर प्रेशर टू इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलता है, तो हम इस चीज को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब आपका वेपर प्रेशर वाष्प दाब आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी। बट अगर अब हमारा वेपर प्रेशर ही कम हो गया, वेपर प्रेशर ही कम हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर उसके लिए फिर ज्यादा लगेगा, मुझे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो ये आपका एक रीजन हो गया। ऑफ कोर्स इसको ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको थ्योरेटिकल पार्ट जैसे लेना। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज आती है आपकी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, इसको समझते हैं कैसे। इसको बोलता हूं मैं टी को चेंज इन टेम्परेचर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उबलने की बिंदु में वृद्धि। के बी हो गया आपका मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, उबलने के बिंदु का स्थायियांक, ठीक है, के बी। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैलिटी, अब मोलैलिटी हम केजी में नापते हैं, मोल्स पर केजी, याद रखना। ये हमने चीज देखी थी। ये आ गया अगेन आपके टी बी डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे। के बी इज अ कांस्टेंट, के बी सभी चीजों के लिए स्पेसिफिक होता है, हर मटेरियल के लिए, तो वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैल्यू आपको मिल जाएगी। यूज टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड स्टडी सॉल्यूशन प्रॉपर्टी। अगेन इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगेन क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, आप ध्यान से सुनो। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल, फिर से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, गैर वाष्पशील विलायक को अगर मैं सॉल्वेंट में मिलाऊं, विलायक में मिलाऊं, तो क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो लोअर हो जाएगा। जो विलयन की जमाव बिंदु है वो शुद्ध विलायक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होती है कम? दिस अकर्स बिकॉज सॉलिड पार्टिकल डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेज रिक्वायरिंग अ लोअर टेम्परेचर टू फ्रीज। इसका कारण है कि विलय कण ठोस अवस्था के निर्माण को बाधित करते हैं, जिससे जमने के लिए कम तापमान चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, पीएनएसटी और एएनएम में अगर इससे क्वेश्चन आए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आए, तो एक चीज है ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ये जो आपका चीज है ना, ये मोर देन इनफ होगा थ्योरी से, क्योंकि हम बहुत कम समय में ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं डायग्राम के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये चीजें नहीं समझा पाऊंगा। बट हाँ, अगर आपको फॉर्मूले याद है और थोड़ी सी थ्योरी याद है तो इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। के एफ आपका हो गया मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, जमाव बिंदु स्थिरांक। आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया डेल, और एम फिर से मोलिलिटी। तो टी एफ किस पे डिपेंड करता है, मोलिलिटी पे। के एफ आपका हर सॉल्वेंट या विलायक के लिए अलग अलग होगा। मोलर मास और एंटी फ्रीज फॉर्मुलेशन बन जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगेन लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अभी तक हमने वेपर प्रेशर लोअरिंग में, बॉइलिंग पॉइंट वाले में, फ्रीजिंग पॉइंट वाले में हमने सॉल्यूट की बात करी। किसकी बात करी? सॉल्यूट की। पर जैसे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ या फिर ऑस्मेटिक दबाव या दाब की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने सॉल्वेंट वर्ड यूज करा। देखो सॉल्वेंट आया, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक दबाव वह दबाव है जो सेमी परमिएबल झिल्ली के माध्यम से विलायक अणुओं के पतले विलयन से गाढ़े विलयन की ओर प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक होता है। अगेन इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, संघरात्मक गुण होता है, डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट पर हम फ्लो किसका रोक रहे हैं? हम फ्लो रोक रहे हैं किसका? सॉल्वेंट का। क्या होता है? पाई इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी। जहां पे आपका गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे के रखिए, टेम्परेचर केल्विन में दिया होगा, आपको यहाँ पे मोलैरिटी यूज करना है, मोलैरिटी बड़ा एम, मोलैरिटी यूज करना है,
और उससे आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है या समदाबीय, देखो दाब आ गया यहाँ पे, दाब मतलब प्रेशर की बात हो रही होगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समदाबीय विलयन वह विलयन होता है जहां जहां पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक दबाव जो है हर जगह कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम मतलब बराबर हो जाएगा। लाइक बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक ब्लड प्लाज्मा में भी यही होता है। When two solutions are isotonic, no net movement in the solvent molecule occur across the semi-permeable membrane between them. जब दो विलयन दाबी होते हैं तो उनके बीच सेमी परमिएबल झिल्ली के पार विलायक अणुओं का कोई शुद्ध प्रवाह नहीं होता है। ये आप देख लेना एग्जाम्पल। एकदम लास्ट आपका आता है वेंट हॉफ फैक्टर। अब वैसे आपके एग्जाम के लिए ये उतना ओरिएंटेड नहीं है, बट अगर पूछ लिया जाए तो फिर उसके लिए रेडी रहिएगा। वेंट ऑफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं इज द नंबर ऑफ पार्टिकल अ कंपाउंड डिसोसिएट इनटू अ सॉल्यूशन। मान लो मेरे पास कोई आयनिक यौगिक या फिर आयनिक कंपाउंड है, उसमें से कितने पार्टिकल वो जो आयन के हैं वो अपने अपने पार्टिकल, जैसे NaCl है, ठीक है, बहुत सारे, और कितने NaCl Na प्लस में और Cl नेगेटिव में जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ आयन जो जनरेट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। इट अकाउंट्स द डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात करता है। किसकी बात करता है? विघटन और संगठन की बात करता है। किसके? सॉलिड पार्टिकल या फिर विलयित के। अगेन वही फॉर्मूला, डेल टी आई आपका वेंट ऑफ फैक्टर हो गया, के आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गया। अब वो बी भी हो सकता है, वो एफ भी हो सकता है, एम आपकी क्या होगी? मोलैलिटी होगी। अगर आई के वैल्यू 1 है, यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया, अगर आई की वैल्यू 1 है तो वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। गैर विद्युत अपघट्यों के लिए आई की वैल्यू 1 हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट हो तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर वेंट ऑफ फैक्टर 0 से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये आपके नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हो। एकदम लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारे पास बचता है वो है डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? An azeotrope is a mixture of two or more liquid that boils at constant temperature and retain the same composition in the vapor and liquid phase during the boiling. एजियोट्रॉप दो या दो अधिक द्रव्यों का ऐसा मिश्रण होता है जो एक निश्चित तापमान पर उबलता है। वाष्प और द्रव्य अवस्था में उसकी संरचना समान बनी रहती है। Why azeotrope forms? Azeotropes are formed due to deviation from Rolle's law. Rolle's law से deviation के कारण बनते हैं। कब? कौन से सॉल्यूशन में? तो नॉन आइडल सॉल्यूशन में, where component interact strongly, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन होता है। एजियोट्रॉप्स तब बनते हैं जब अमिश्रित आदर्श विलयन रॉल्ट के नियम में विचलन पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाते हैं। कैसे बनेगा सर? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या न्यूनतम कथनांक एजियोट्रॉप जो है वो पॉजिटिव डेविएशन से बनता है। पॉजिटिव पे मिनिमम और नेगेटिव पे मैक्सिमम। ठीक है, किसका? रॉल्ट लॉ का यूज करके। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या अधिकतम कथनांक एजियोट्रॉप जो है दे आर फॉर्म यूजिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ का नेगेटिव डेविएशन रॉल्ट के नियम में नकारात्मक विचलन के कारण बनता है। टाइप्स हमने देख लिए और यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स है, इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और पानी। ठीक है, आप एक बार पूरी देखोगे, पूरी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएगी। जस्ट रिवाइज देम। ये देखो पूरे एग्जाम्पल्स देखे रखे, बस आपको पढ़ना है और आपको कोई टेंशन नहीं इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे एक्वस फॉर्मिक सॉल्यूशन एसिड का कैन नॉट बी फ्रैक्शन बिकॉज, क्योंकि फॉर्मिक एसिड और H2O, यहाँ पे एक्वस वर्ड यूज हुआ, दोनों का मिल के बना है। वो पूछ रहा है कि वो फॉर्मिक अम्ल के जलीय विलयन को आश्रित क्यों नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं करा जा सकता क्योंकि वो फॉर्म्स एजियोट्रॉप विथ वाटर। एजियोट्रॉप वाटर मतलब दोनों अब एक साथ मिल गए, उन्होंने एजियोट्रॉप बना लिया। ये आपका फाइनल होता है। थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन चैप्टर होता है खत्म। जस्ट रिवाइज एंड मेक श्योर कि आप इसको ढेर सारी प्रैक्टिस पे लाओगे और ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। दैट्स ऑल फॉर